हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू। अपन ने पिछली क्लास में एट्रियल साइकिल के बारे में अच्छी तरह डिटेल में देखा था। अब आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे वेंट्रिकल साइकिल के बारे में। ठीक है, आज अपन पढ़ते हैं वेंट्रिकल वेंट्रिकल साइकिल के बारे में। ठीक है, तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जितना एट्रियम साइकिल में टाइम लगता है उतना ही वेंट्रिकल साइकिल में टाइम लगता है। दूसरी बात क्लियर कर दूं, एट्रियम साइकिल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, कोई बीपी पे ज्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन वेंट्रिकल साइकिल में थोड़ा सा भी फर्क आपको देखने को मिलता है, थोड़ी सी पैथोलॉजी देखने को मिलती है, बीपी सडन फॉल होता है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसलिए वेंट्रिकल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी बुकों में ओनली वेंट्रिकल साइकिल ही पढ़ाया जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट वेंट्रिकल साइकिल होता है। अब वेंट्रिकल साइकिल में भी वही दो स्टेप चलते हैं। वेंट्रिकल साइकिल होता है उसमें भी दो स्टेप चलते हैं। कौन कौन से? एक तो चलता है वेंट्रिकल सिस्टोल, सॉरी, एक तो चलता है वेंट्रिकल सिस्टोल वाला स्टेप और दूसरा चलता है वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, तो यही दो स्टेप आपके पूरा वेंट्रिकल में चलता है, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। यदि इनके टाइमिंग की बात करें तो वेंट्रिकल सिस्टोल में टाइम लगता है 0.27 सेकंड का लगता है, जबकि अपन वेंट्रिकल डायस्टोल में बात करें तो 0.53 सेकंड का अपन को टाइम लगता है। ठीक है, तो ये अपन ने इनका टाइम देखा। इन सब की अलग अलग स्टेज होती है। जैसे वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, इसमें दो फेज आती है। वेंट्रिकल सिस्टोल है उसमें अपन पढ़ेंगे दो ही फेज आती है। एक आता है आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज आती है और दूसरा आता है इजेक्शन फेज आती है। ठीक है, जबकि वेंट्रिकल डायस्टोल की बात करें तो इसमें पांच फेज आती है। एक तो होते हैं प्रोटोडायस्टोल, एक तो आती है प्रोस्टो डायस्टोल आती है, उसके बाद में आती है आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन फेज आती है, उसके बाद में आती है रैपिड फिलिंग फेज आती है जो अपन ने एट्रियम में भी पढ़ी थी, जिसको अपन ने लेट एट्रियल डायस्टोल बोला था। उसके बाद में आती है डायस्टेसिस आता है। ये सब मैं आपको पहले थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। और नेक्स्ट अपन ने लास्ट में बताया था डायस्टोल में क्या आएगा, स्लो फिलिंग फेज आती है जिसको डायस्टोल बोलते हैं। और मेरे याद नहीं आ रहा कौन सा आता है, लास्ट में क्या बचेगा आपका, एट्रियल सिस्टोल रहेगा। ठीक है, तो इनको अपन वन बाय वन करके सबको देखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपना है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल को। ठीक है, सबसे पढ़ते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल को। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब कि वेंट्रिकल एकदम में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। आपको पता होना चाहिए कि वेंट्रिकल सिस्टोल है वो भी दो फेज में जाके कंप्लीट होता है। इसके भी दो स्टेप होते हैं। कितना टाइम लगता है वेंट्रिकल सिस्टम में? 0.23 सेकंड का टाइम लगता है। और दो फेज में होता है वेंट्रिकल सिस्टोल है वो भी दो फेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, पहला फेज की अपन बात करें तो मैंने बता दिया, एक तो होता है आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है और दूसरा होता है इजेक्शन फेज। है ना, समझना क्या है इनका मतलब। ठीक है, पहला लिखो आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। इसमें क्या होता है समझना। ठीक है, सपोज ये आपका हार्ट है, ठीक है, और ये नीचे ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। सारा ब्लड इनमें भरा हुआ है। सपोज करो कि कंडीशन ऐसी हुई थी जब सिस्टोल हुआ था, डायस्टोल हुआ है पहले वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। उसमें क्या होता है कि हार्ट का जो एट्रियम का ब्लड है वो सारा वेंट्रिकल में आ जाता है। जब वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा, वेंट्रिकल का प्रेशर है वो बढ़ गया होगा। जो वेंट्रिकल का नॉर्मल प्रेशर 8 या 10 रहता है, 8 नहीं 10 रहता है। ठीक है, जो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जब ब्लड नहीं होता, डायस्टोल में प्रेशर 10 होता है, वो 10 से लेके ब्लड आ जाता है जब 80 तक इसका प्रेशर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे प्रेशर बढ़ गया तो उस टाइम आपको पता है कि एवी वाल्व है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया, एट्रियम का प्रेशर कम है, तो एवी वाल्व है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। साथ में जो एसएल वाल्व हैं,
सेमिल्यूनर वाल्व है वो तो सिस्टोल में ऐसे ही बंद रहते हैं, शुरू में सिस्टोल स्टार्ट होने से पहले वो भी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, तो अब एवी वाल्व भी क्लोज है, यहां से निकलने वाला ये वाल्व भी क्लोज है। ठीक है, इसके अंदर प्रेशर जो स्टार्टिंग में जब ब्लड नहीं था तो प्रेशर कितना था, 10 mm ऑफ एच था, जब कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में ये कंडीशन थी। हुआ क्या, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये हार्ट था, सपोज मैं आपको समझाता हूँ दोबारा, समझना, ये हार्ट था। ठीक है, शुरू में क्या हुआ था, डायस्टोल में क्या हुआ था कि इसके अंदर जो ब्लड भरा हुआ था, एट्रियम के अंदर ब्लड भरा हुआ था और वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं था। ठीक है, एट्रियम के अंदर प्रेशर ज्यादा था, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर था वो कितना था, 10 mm ऑफ एच इसके अंदर प्रेशर था। ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर एट्रियम के अंदर ज्यादा था, वाल्व खुले और सारा ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, ये डायस्टोल में अपन पढ़ेंगे कैसे ये सब होता है, वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ गया। अब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो धीरे धीरे वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, यहां से क्या निकलता है, अरोटा निकलता है। अरोटा का वाल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, अरोटा या जो भी पल्मोनरी आर्टरी होते हैं इनके वाल्व होते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व बोलते हैं। अब जैसे ही ब्लड आ जाता है इसका प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ता है, जैसे 80 इसका प्रेशर हो गया, 80 mm ऑफ एच का प्रेशर हो गया, तो ये जो वाल्व है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। मिट्रल वाल्व है या ट्राइकस्पिड वाल्व वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ऊपर के वाल्व तो क्लोज हो गए, नीचे के वाल्व है इनको ओपन होने के, ये भी अभी क्या है, क्लोज है। ठीक है, अब एक शर्त आती है कि नीचे के वाल्व को ओपन होने के लिए प्रेशर है वो 120 mm ऑफ एच चाहिए होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि 120 एक गिनती का होना चाहिए भाई, इसका जैसे कि इसका प्रेशर तो 25 ही होता है। ठीक है, एक आइडिया अपन ने मान लिया कि 80 प्रेशर हुआ जब तो ये वाल्व बंद हो गए। अब इन वाल्व को होने के लिए प्रेशर 120 चाहिए होता है। ठीक है, तो 120 तक का प्रेशर कैसे आएगा, उसको मेंटेन करने के लिए आइसोवोलुमिक कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है, समझो कैसे। ठीक है, देखो 10 mm ऑफ एच था, उससे बढ़ के 80 mm ऑफ एच हो गया जब इसके अंदर ब्लड आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो एवी वाल्व है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। एवी वाल्व है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। एसएल वाल्व अभी क्लोज है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब इतना प्रेशर हो जाता है ना तो मायोकार्डियम, जो इसकी जो मायोकार्डियम होती है वेंट्रिकल की मायोकार्डियम होती है, इसमें कुछ क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। वो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद क्या होते हैं कि उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। उनमें क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। देखो ऊपर का वाल्व बंद है, नीचे का वाल्व बंद है, अब भी उसके अंदर 80 प्रेशर है। प्रेशर खुलने के लिए जो एसएल वाल्व को ओपन होने के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 120। तो 80 टू 120 तक कैसे पहुंचे, ऊपर का वाल्व बंद है अब और ब्लड नहीं आएगा, नीचे का वाल्व बंद है अब और ब्लड बाहर नहीं जाएगा, प्रेशर को 80 से 120 पहुंचाना है तो कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, जो मायोकार्डियम की जो ये वॉल होती है ना, इसमें कुछ रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। उन रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से इसकी वॉल में क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ये सिकुड़ने लगते हैं। मायोकार्डियम है, जो मायोकार्डियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होके वो क्या होने लगेगी, स्मॉल होने लगेगी, चैम्बर छोटा होने लगेगा। ठीक है, मतलब चैम्बर का साइज है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। जब साइज डिक्रीज होने लगेगा तो प्रेशर बढ़ने लगेगा, नहीं बढ़ेगा, बताओ। जब साइज कम हो जाएगा ये कॉम्प्रोमाइज होता जाएगा, साइज है वो छोटा होता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा, तो आप खुद सोचो प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये प्रेशर 80 से कितना आ गया, 120 आ गया। जैसे 120 आ जाएगा तो ये एसएल वाल्व है ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। एसएल वाल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड बाहर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो, आइसोवोलुमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है। इस फेज में क्या होता है, अब आपको समझाता हूं मैं। इस फेज में क्या होने वाला है, एवी वाल्व है वो क्या है, क्लोज है। एसएल वाल्व है वो क्या है, क्लोज है। ठीक है, तो टू इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, मायोकार्डियल वॉल है, जो मायोकार्डियल वॉल है
उनमें कुछ रिसेप्टर है, वो क्या देंगे, एक्टिवेट होंगे, और उन वॉल में क्या होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। इसलिए तो बोला आइसोवोलुमिक, मतलब कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो इसकी वॉल्यूम होती है, एन डायस्टोलिक वॉल्यूम होती है 120 ml, वो 120 की 120 रहेगी। कॉन्ट्रैक्शन होगा बस। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि दीवार छोटी होंगी, और जब दीवार छोटी होंगी ना, तो प्रेशर बढ़ेगा, और उस प्रेशर पे वो इतना थ्रेशोल्ड प्रेशर अचीव कर लेंगे जिससे एसएल वाल्व ओपन हो जाएगा। मतलब कि अरोटा का प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, या पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर होता है 25 mm उससे ज्यादा प्रेशर जनरेट कर देगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो वाल्व अपने आप खुल जाएंगे ना। तो जब वाल्व खुल जाएंगे तो सारा ब्लड बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, सारा ब्लड है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। उसको अपन नेक्स्ट देखेंगे अभी, है ना। तो आइसोवोलुमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में इतना ही हुआ कि ऊपर का वाल्व बनता, ये भी वाल्व बनता, नीचे का वाल्व बनता, प्रेशर अभी और बढ़ाना था तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, स्पेस कम हुआ, प्रेशर बढ़ा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है इजेक्शन फेज। क्या आता है, इजेक्शन फेज। अब इजेक्शन फेज को समझेंगे। आपको मैं एक चीज बता देता हूं बहुत क्लियर वर्डों में, कि ये ऊपर वाले एट्रियम थे, नीचे वाले वेंट्रिकल हैं। देखो जब सिस्टोल होना स्टार्ट होता है, यहां से आपका अरोटा निकल रहा है, सिस्टोल होना स्टार्ट होता है, उसके अंदर कितना ब्लड वॉल्यूम होता है, तो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होता है सिस्टोल से पहले, है ना, अभी मैक्सिमम कितना ब्लड आ सकता है उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, एंड डायस्टोलिक, ये दोबारा मैं आपको कार्डियक आउटपुट पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है कि वेंट्रिकल के अंदर कितना मैक्सिमम ब्लड होता है। ये आइडियल कितना होता है, 120 ml होता है। जो ब्लड भरा हुआ होता है ना, वो 120 ml होता है वेंट्रिकल में। इसको क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, अब समझो क्या होता है। अब एसएल वाल्व वो क्या हो गए, ओपन हो गए हैं। एसएल वाल्व हैं वो क्या हो गए हैं, ओपन हो गए हैं, दोनों के, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी का हो चाहे वो अरोटा का हो। ठीक है, और फिर एसएल वाल्व ओपन होते ही वहां पे क्या निकल आ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जाती है। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि क्या होता है कि वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। और सिस्टोल होने से क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, और सारा जो ब्लड है वो अरोटा में या पल्मोनरी सॉरी आर्टरी में चला जाता है। अरोटा में जाता है या पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ठीक है, तो कितना जाता है, जो एक बीट में जाता है, एक बीट में जितना ब्लड बाहर जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अरोटा के अंदर, है ना, अरोटा के अंदर जितना जाएगा उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम जाता है। अरोटा के अंदर जैसे अपन बोलते हैं 70 ml जाता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसमें इजेक्शन फेज हुआ। पहले क्या हुआ था, सबसे पहले कि भाई जैसे जितना ब्लड था वो आ तो गया, उसके बाद में प्रेशर को कम करने के लिए आइसोवोलुमिक क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन फेज आया, और फिर इजेक्शन हुआ। जैसे एकदम में वाल्व ओपन हो गए, वो सिस्टोल करता है और पूरा ब्लड बाहर निकल जाता है। इसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। अब समझो, वेंट्रिकल सिस्टोल को कौन बताता है, ईसीजी में कौन सी वेव है जो वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में जो जानकारी देती है ईसीजी वेव में, तो ये तो पी वेव थी जो एट्रियल सिस्टोल के बारे में बताती है। उसके बाद में ये क्या था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स था, फिर ये क्या था, टी वेव थी। ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी। तो जो क्यूआरएस वेव थी ये वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में बताती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है ना पूरे साइकिल में, वो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो अच्छी तरह सिस्टोल नहीं कर रहा, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, बीपी अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं यदि ये वेंट्रिकल सिस्टोल ही आपका खराब हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही खराब हो गया, तो आपका बीपी गिर सकता है। ठीक है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी आपको दिख जाती है, समझ लेना खेल खराब है। आपको तुरंत यहाँ पे इमरजेंसी ईसीजी देखते रहनी है, आईसीयू में काम कर रहे हो, ईसीजी को परफेक्ट नजर से आप देखते रहना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी गड़बड़ाता है, आप जाइलोकोड का इंजेक्शन दे दो। एक जाइलोकोड का इंजेक्शन आता है, लॉक्सिकोड, जाइलोकोड, उसको देके आप तुरंत सेटल कर सकते हो। 3 ml दे दो, 4 ml। ठीक है,
तो यहां तक अपन ने इसको पढ़ा, वेंट्रिकल सिस्टोल को पढ़ा। वेरी सिंपल है, दो ही होते हैं, एक तो आइसोवोलमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज और उसके बाद में इजेक्शन फेज होता है। क्लियर इतनी बात। इजेक्शन फेज में क्या हुआ कि जो इसके अंदर प्रेशर जनरेट हुआ था वो अब अरोटा में चली गया, जो राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर था वो अब पल्मोनरी आर्टरी में चली गया। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अरोटा के अंदर कितना प्रेशर रहता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी का तो अपने बात ही कर ली थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप सीवीपी डालते हो तो राइट एट्रियम का प्रेशर तो कितना आता है, राइट एट्रियम का जो प्रेशर था वो तो कितना आएगा आपको, 2 से लेके 8 mm ऑफ Hg तक आएगा। ठीक है, और नीचे जाते हो तो आपको राइट वेंट्रिकल का डायस्टोल प्रेशर अपन बात करते हैं, है ना, जिसको अपन ने क्या बोला था, सॉरी, राइट एट्रियम का डायस्टोल प्रेशर बात करती है वो 0 से 5 mm ऑफ Hg आता है। ठीक है, फिर अपन ने बात की राइट एट्रियम का सिस्टोल का प्रेशर कितना है, तो सिस्टोल प्रेशर की बात करी थी वो कितना आ जाता है, 15 से लेके 25 mm ऑफ Hg था। ठीक है, फिर अपन पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर की तरफ जाते हैं। सेंट्रल लाइन कैथेटर बताया था मैंने, स्वान गेंज कैथेटर, वो अंदर डालते रहते हैं इंटरनल जुगुलार से। तो फिर आते हैं पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोल प्रेशर, तो वो कितना आता है, वो सेम आएगा क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो भी 15 से लेके 25 mm ऑफ Hg तक ही आता है। ठीक है, यदि अपन डायस्टोल की बात करें, पल्मोनरी आर्टरी डायस्टोलिक प्रेशर वो कितना आता है, वो कम हो जाएगा, और वो कितना होता है, वो 8 से लेके 12 mm ऑफ Hg आ जाएगा, 8 से लेके कई बुकों में 15 mm ऑफ Hg लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में मीन प्रेशर होता है, पल्मोनरी आर्टरी मीन प्रेशर आता है, वो आता है 10 से लेके 20 mm ऑफ Hg आता है। ठीक है, और यही अपन पढ़ते हैं यदि 20 से ज्यादा हो जाता है, पहले ये 25 चलता था, अब यदि 20 से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और ये खतरनाक कंडीशन हो जाती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन ये खतरनाक कंडीशन में काउंट करते हैं। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस आती है वो कौन सी होती है, सिल्डेनाफिल। कौन सी होती है, सिल्डेनाफिल। ठीक है, या अपन जो मार्केट में वियाग्रा लेते हैं। ठीक है, एक इसके अलावा एक वो प्रेशर आता है कि ऐसी जगह जो कैपिलरी का प्रेशर देखते हैं, जो कैपिलरी है उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी बेस प्रेशर, और इसकी वैल्यू आती है 6 से लेके 12 mm ऑफ Hg। तो ये अपन ने सारे प्रेशर्स देखे थे, एक बार दोबारा मैंने रिवाइंड करा ले, कभी कहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने क्या देखा, पहला फेज देखा वेंट्रिकल सिस्टोल का, अपन ने पहला फेज देखा। अब अपन देखते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, एक मिनट, अब अपन डालते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल क्या होता है इसको समझ। नेक्स्ट, वेंट्रिकल डायस्टोल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना ना, वेंट्रिकल डायस्टोल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझ लेना। फेस टू फेस हर स्टेप टू स्टेप समझेंगे। आपको ये पता है कितना टाइम लगता है, 0.53 सेकंड लगते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा बड़ा फेज है। कितनी स्टेज होती है इसमें, 5 स्टेज होती है। कितनी होती है, 5 स्टेज होती है। कौन कौन से, मैं दोबारा नाम लिख देता हूँ, प्रोटो डायस्टोल, दूसरा आता है आइसोवोलमिक, आइसोवोलमिक रिलैक्सेशन फेज, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन फेज था क्योंकि प्रेशर बढ़ाना था, यहाँ पे प्रेशर को कम करना होगा, समझेंगे। नेक्स्ट आता है रैपिड फिलिंग। ठीक है, फिर वही एट्रियम वाला जाता है, फिर आता है डायस्टेसिस, एंड उसके बाद में आ जाता है एरोटिक सिस्टोल। ठीक है, टोटल कितना टाइम लगता है इसमें, 0.53 सेकंड लगता है, जिसमें इसका 0.1 हो गया। डायस्टेसिस का कोई फिक्स टाइम नहीं, 0.1 मान लिया। रैपिड फिलिंग में जो टाइम लगता है वो 0.3 का लगता है, आपको पहले भी मैंने बताया था कितना लगता है, 0.3 का टाइम लगता है। ठीक है, बाकी इन दोनों में बहुत कम टाइम था, प्रोटो डायस्टोल तो कोई टाइम लगता ही नहीं है इसमें, है ना। तो ऐसा एवरेज टाइम की बात करें तो इतना इतना लगता है। अब एक एक क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, किसमें क्या होता है किसमें क्या होता है वो समझते हैं अपन। सबसे पहला आता है प्रोटो डायस्टोल। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझते जाना, तुरंत समझ में आएगा। अपन ने ये हार्ट देखा था, ठीक है, इसके अंदर से ये वेंट्रिकल के अंदर ब्लड था और इसमें क्या भरा था, ये अरोटा निकल रहा था और एक ये वाल्व था। ठीक है,
एंड में क्या हो गया, जब आप सिस्टोल करके गए थे, एंड में सिस्टोल छोड़ के गए थे, कि सारा ब्लड है वो इस अरोटा से बाहर निकल गया था, सारा ब्लड है वो इस अरोटा से बाहर निकल गया था। अब इस वेंट्रिकल के अंदर कोई ब्लड नहीं बचा हुआ, वेंट्रिकल का प्रेशर है वो क्या हो गया, वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो कम हो गया, अरोटा का प्रेशर बढ़ गया, वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो गया। अरोटा का प्रेशर हाई है, यहाँ का प्रेशर हाई है, यहाँ का प्रेशर कम है, तो अब क्या होने लगेंगे, जो वाल्व है, एसएल वाल्व है, वो क्लोज होने लगेंगे नहीं। भाई बाहर का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है, तो वाल्व क्लोज होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वाल्व है, एसएल वाल्व है, वो क्लोज होते हैं और आपको हार्ट साउंड सुनाई देती है। सेकंड, जो S2 साउंड होती है वो सुनाई देगी, पहली चीज तो ये। ठीक है, ए बी वाल्व तो पहले से ही बनते, ए बी वाल्व है वो यहाँ पे क्या है, क्लोज है ऑलरेडी, ए बी वाल्व तो क्लोज थी शुरू से। जब हार्ट सिस्टोल करता था, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे थे, तो ए बी वाल्व उस टाइम क्लोज थी, एसएल वाल्व भी क्लोज है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, तो प्रोटोडायस्टोल एक बहुत छोटी सी फेज है, जब प्रेशर कम होने लगता है ना, जब प्रेशर कम होने लगता है तो एसएल वाल्व है वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोडायस्टोल फेज बोलते हैं, क्योंकि अरोटा का प्रेशर तो 120/80 चल ही रहा है ना, वेंट्रिकल का प्रेशर है वो कम हो गया, वेंट्रिकल का प्रेशर कम होकर जैसे जो शुरू में 80 था, फिर 120 पहुंच गया था, अब वो अचानक से दोबारा 10 पहुंच गया। ठीक है, अचानक से दोबारा कितना पहुंच गया, 10 पहुंच चुका होता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा फेज आता है, वो आता है आइसोवोलमिक रिलैक्सेशन फेज। इस आइसोवोलमिक रिलैक्सेशन फेज में क्या होने वाला है कि सपोज करो इसका प्रेशर है ना वो कम हो गया और मान लो 20 हो गया, इसका प्रेशर कितना है, 20 हो गया। अब करना क्या है, अपन को ये एवी वाल्व को ओपन करना है, एवी वाल्व को ओपन करना है, इसके लिए प्रेशर को 20 से 10 पे आना पड़ेगा, 20 से 10 पे आना पड़ेगा। तो क्या होगा इस कंडीशन में, आपको पता कि एसएल वाल्व अभी क्या है, क्लोज है, एवी वाल्व है वो क्या है, क्लोज है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज समझो कि सपोज ये हार्ट है और यहाँ पे एवी वाल्व है, ठीक है, इसका प्रेशर है वो मान लो 20 है, एवी वाल्व ओपन कब होंगे, तब एट्रियम का प्रेशर ज्यादा का, वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, तभी तो एवी वाल्व ओपन होंगे। और ये अपन ने देख लिया कि एट्रियम का प्रेशर है 8 mm ऑफ एच तक रहता है, इसका प्रेशर 5 आएगा तभी जो एवी वाल्व है ये खुलेंगे। ठीक है, तो अब प्रेशर, ये वाल्व बंद है, ये वाल्व बंद है, ये वाल्व बंद है, प्रेशर है 20 है, लाना है 5 है, कैसे आएगा, एरिया बढ़ेगा। तो यहाँ के कुछ रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होंगे क्या, मायोकार्डियल के रिसेप्टर, है ना। और क्या होगा, अब वो क्या करेंगे, मायोकार्डियम को रिलैक्स करेंगे, मायोकार्डियम को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इंक्रीज होने लगेगा क्या, सरफेस, सरफेस एरिया नहीं, इंक्रीज होगा क्या, चैम्बर का एरिया, चैम्बर एरिया इंक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होने लगेगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा कितना, कि जो कितना कम हो जाए प्रेशर, कि पी वी वेंट्रिकल का प्रेशर पी आर्टरी के प्रेशर से कम हो जाए, जिससे क्या होगा, एवी वाल्व है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब इससे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको नहीं समझा सकता। अब एपी वाल्व है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज, खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब एपी वाल्व जब ओपन हो जाएंगे तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर सबसे पहले क्या होगा, रैपिड फिलिंग। फिर जो ये अपन ने एट्रियम में पढ़ा था रैपिड फिलिंग, उसको अपन ने पढ़ा था कि 0.3 सेकंड लगता है, गश ऑफ ब्लड होता है, गशिंग ऑफ ब्लड होगा, अचानक से सारा ब्लड है वो एट्रियम से निकल के कहां जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा, सारा नहीं लेकिन 60 to 70% ब्लड आ जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे सारा ब्लड है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अब एट्रियम का जो प्रेशर था वो तो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, वेंट्रिकल का प्रेशर दोबारा क्या होने का, बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट कम होता जाएगा। अब एक फेज ऐसा आएगा जब दोनों का प्रेशर है वो सेम आ जाएगा, उसको अपन बोलते हैं डायास्टेसिस।
डायस्टेसिस में क्या होने वाला है कि एट्रियम का प्रेशर और वेंट्रिकल का प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, पी ए इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू पीवी, है ना, मतलब कि जीरो प्रेशर ग्रेडियंट। अब कोई प्रेशर ग्रेडियंट है वो नहीं बचेगा, ठीक है, या इसको अपन बोल देते हैं स्लो मूवमेंट, है ना, कई जगह इसको स्लो फिलिंग फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लो फिलिंग फेज भी इसको बोलते हैं कई जगह, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, लास्ट फेज क्या आती है, अब भी मान लो 30% ब्लड बच गया, तो उस 30% के लिए तो अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या होगा, सॉरी एस्ट्रियम नहीं एट्रियम, 30% ब्लड के लिए क्या होगा, एट्रियम क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, किसके लिए, फॉर रेस्ट 30% ब्लड। इसको अपन ने पढ़ लिया काफी डिटेल में, 0.1 सेकंड का होता है, ठीक है। अब 30% ब्लड भी आ जाएगा, तो ये पूरा फेज होता है जो किसको बताता है, वेंट्रिकल डायस्टोल को बताता है, जिसके 5 स्टेप होते हैं। क्या होता है, सबसे पहले क्या हुआ, मैं दोबारा बता दूं कि ये सपोज हार्ट है, ठीक है, ये इसका वाल्व है, ये अरोटा था, ठीक है, अरोटा का प्रेशर 120/80 था, इसका प्रेशर है, सारा ब्लड बाहर निकल गया तो इसका प्रेशर कम हो गया, ठीक है। जब कम हो गया तो अरोटा का प्रेशर ज्यादा है तो ये वाल्व भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब ये वाल्व भी क्लोज हो जाएगा, ये वाल्व भी क्लोज हो गया, इसका प्रेशर कम हो गया, कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्या है, ए बी वाल्व को ओपन करना था, ए बी वाल्व कब ओपन होंगे, जब एट्रियम का प्रेशर है वो ज्यादा हो, वेंट्रिकल का प्रेशर कम है। एट्रियम का प्रेशर खुलने के लिए अब भी कितना है, 8 होता है, तो इसको कितना करना है, वेंट्रिकल को 5 तक करना है कितना, 20 है, तो 20 से 5 करने के लिए क्या करना है, दोनों वाल्व क्लोज हैं, तो वाल्व की इसकी जो मसल्स है वो फैलने लगती है, एरिया बढ़ने लगता है, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। अब ये प्रेशर कम होकर 5 आ जाता है तो ये वाल्व खुल जाता है, एकदम में 70% ब्लड तो एकदम में आ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रैपिड फिलिंग बोलते हैं। उसके बाद में प्रेशर ग्रेडियंट कम होते जाते हैं तो स्लो फिलिंग होती जाती है, और फिर 30% बच जाता है, उसके लिए एट्रियम सिस्टोल होता है। फिर अपन ने देखा कि जो एट्रियम का जो सिस्टोल हुआ है उसको कौन सी वेव बताती है, पी वेव तो क्या बताती है, एट्रियम सिस्टोल को बताती है। क्यू आर एस है वो क्या बताती है, वेंट्रिकल के सिस्टोल को बताती है, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल को जो पूरी घटना हुई है उसको कौन बताएगा, क्यू आर एस बताएगा, ठीक है। और उसके बाद जो वेंट्रिकल डायस्टोल होता है उसको कौन बताता है, टी वेव बताती है। जो वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ है उसको कौन बताएगा, टी वेव बताती है। तो इस तरीके से अपन ने पूरा कार्डियक साइकिल 1 बाय 1 करके पूरा डिटेल में अपन ने 2 क्लासों में कंप्लीट किया है। आज के लिए बस इतना ही। सारी टाइमिंग को आप 2-3 बार इस कार्डियक साइकिल को पढ़ोगे, आपको पूरा सीक्वेंस, पूरी फिजियोलॉजी समझ में आ जाएगी, पूरी फिजियोलॉजी। लेकिन शर्त है, पहली बार में तो किसी को समझ में नहीं आता, कम से कम 3 या 4 बार तो आप इसको पढ़ो। जो लाइन मैंने बोली है तुरंत आपको समझ में आएगी, और एक बार आपको समझ में आ गई ना, फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। आपकी रोज एंड विल्सन में इस टॉपिक में पढ़ के देखना आप उस बुक को, आपको 1% समझ में नहीं आएगा। मैं कहता हूँ काफी लोग एट्रियम साइकिल को नहीं पढ़ाते, ओनली वेंट्रिकल को पढ़ाते हैं। रोज एंड विल्सन ने वेंट्रिकल को भी पूरा नहीं पढ़ाया, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप पढ़ोगे, अब रोज एंड विल्सन पढ़ोगे काफी अच्छा लगेगा। इतना पढ़ लिया, इसको 2-3 बार आप पढ़ लो, है ना। उसके बाद में ईसीजी आपको खुद समझ में आएगी, काफी ईसीजी की बड़ी से बड़ी बीमारी आपको समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।